नमस्कार, ट्रिलियन ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। ट्रिलियन ट्रैकर के इस पड़ाव में हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले झांसी में। झांसी की विकास यात्रा कैसी चल रही है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में अपना किस तरीके से सहयोग देने वाला है ये ज़िला, तमाम जानकारी के बारे में पता भी करेंगे। लेकिन वो जानकारी देंगे यहीं के वो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं मंच पे बुलाती हूं यहां के कमिश्नर विमल कुमार दुबे जी को। मैं चाहती हूं जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। 496 ग्राम पंचायत और औद्योगिक कारखानों को बाल श्रमिक मुक्त कराना, सर कैसे शुरुआत हुई इस पहल की? थैंक यू सो मच। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया था अपने संकल्प पत्र में कि दिसंबर 2027 तक हम लोग उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त करेंगे। और जब ये शासनादेश हम लोगों को प्राप्त हुआ, उसी समय हमने पूरे मंडल में अपने झांसी मंडल के ज़िलों को बाल श्रम मुक्त करने के संबंध में एक विशेष पहल करी। और मुझे बहुत हर्ष है कि इस अभियान में हमें जनता का, हमारे सम्मानित ग्राम प्रधानों का, हमारी जो औद्योगिक संस्थान हैं उनका, इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन का, अनेक व्यापार मंडल के संगठनों का, उनका हमें पूरा सहयोग मिला। और हमें ये गर्व प्राप्त हुआ कि हम उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला मंडल बने जिसमें बाल श्रम मुक्त हो गया। ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि जब भी उद्योग कारखाने बाल श्रम मुक्त हो जाते हैं तो इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलता है। लेकिन ऐसे में युवाओं को स्किल दिया जाना भी बेहद ज़रूरी है। निश्चित रूप से देखिए, युवाओं को स्किल प्राप्त कराने के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर हम प्रशिक्षण की बात करें तो आप सब अवगत हैं कि स्किल इंडिया का एक प्रोग्राम भारत सरकार के सौजन्य से निरंतर संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी ITIs हैं, पॉलीटेक्निक्स हैं, उनके अंदर भी हम लोग निरंतर प्रशिक्षण का कार्य संचालित कर रहे हैं। जो हमारा उद्योग विभाग है उसके अंदर एक योजना चलती है जिसको हम कहते हैं विश्वकर्मा सम्मान योजना। उस योजना के अंतर्गत भी हम लोग अनेक ट्रेड्स में, चाहे वो सिलाई कढ़ाई का हो, चाहे वो लुहार का हो, चाहे वो प्लम्बिंग का हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का हो, उन सभी ट्रेड्स में ना केवल हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, अपितु मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो अनेक योजनाएं जो नवयुवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए चलाई जा रही हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे वो हमारी अनेक योजनाएं इस प्रकार की हैं जिसके अंदर हम रोजगारों को मुद्रा योजना हम चला रहे हैं। और पूरे मंडल में लगभग 9,000 करोड़ रुपए के बैंकिंग ऋण को उपलब्ध करा करके हमने युवाओं को रोजगार से जोड़ा है। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी उपलब्धि है। और इसी के तहत अभी शनिवार को ही हमने अपनी मातृशक्ति का सम्मान करते हुए लगभग 100 लाभार्थियों को, उनको टूल किट योजना से लाभान्वित करते हुए लगभग 100 मशीनों का वितरण भी मेरे द्वारा स्वयं किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय भी थे। सर, आपके काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। अभी कुछ दिन पहले ललितपुर में एक ओवरब्रिज बन रहा था। आपने ठेकेदार से बोला कि अगर समय पर काम पूरा नहीं होगा तो जहां तक पुल बना होगा वहां से एक साथ दोनों नीचे कूद जाएंगे। सर, आप तो मेरे सामने बैठे हुए हैं, क्या हुआ फिर आखिर उस ओवरब्रिज का? नहीं, देखिए, इस तरीके की बात कहने का उद्देश्य केवल और केवल ये होता है कि जो लाभप्रद योजनाएं उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, यदि उन परियोजनाओं को हम समय से पूर्ण नहीं करेंगे तो संभवतः जो लक्ष्य है उसका, जो लाभार्थियों को उसका लाभ मिलना चाहिए, जन सामान्य को उसका लाभ मिलना चाहिए, वो उसको नहीं मिलेगा। तो ये निश्चित रूप से ये मेरा स्वभाव है कि अगर कोई भी परियोजना या कोई भी कार्य समय से नहीं चलता तो वो कहीं ना कहीं इरिटेशन पैदा करता है। और मेरे ख्याल से ये प्रतिक्रिया उसी का नतीजा थी। लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि हमने पूरे मंडल में हमारी अनेक लगभग 500 से अधिक परियोजनाएं चल रही थी, जो उन सभी परियोजनाओं को हमने समय से पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर प्रत्येक परियोजना पर हमने नोडल अधिकारियों की तैनाती करी। हर परियोजना की हम नियमित समीक्षा करते हैं। और हमारे मंडल में मैं आपको बता सकता हूं आंकड़ों के साथ कि 18-19 परियोजनाओं को छोड़ दें तो लगभग 500 से अधिक परियोजनाओं को हमने समय से पूर्ण कराया।
एक बार फिर से ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाएं। सर, अगर आपके मंडल की बात करें तो शिक्षा का क्या हाल है? क्योंकि खबरों में अक्सर आता है कि आप स्कूल पहुंच जाते हैं, वहाँ पर बच्चों से सवाल भी करते हैं। अगर तीनों आपके मंडल में आने वाले तीनों ज़िलों की बात की जाए तो शिक्षा को लेकर किस तरह के हालात हैं? देखिए, किसी भी प्रकार के अच्छे समाज का निर्माण शिक्षा से ही होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की निरंतर इस बात की चिंता रहती है कि हम अपने शैक्षणिक स्तर को, हमारे जो राजकीय स्कूल चल रहे हैं उनके अंदर हम शिक्षण के स्तर को सुधारें। अब शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए दो पहलू बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आज हमारे मंडल में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा के जो हमारे मंदिर हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प चलाया गया और इसमें ग्राम पंचायत विभाग को, नगर विकास विभाग को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अनेक इस प्रकार के कार्य लिए गए, जिसमें हमने बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया, अच्छे किचन का नेटवर्क दिया, उनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था करी, स्मार्ट क्लासेस का निर्माण किया, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए, अंतरिक्ष लैब बनाई गई हैं, आईसीटी की लैब्स बनाई गई हैं। इस प्रकार से पूरे शिक्षण संस्थाओं में उनकी बाउंड्री वॉल्स अगर नहीं थी तो हमने उनका निर्माण कराया। तो एक माहौल तो बना जिसमें कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। लेकिन यहीं का बात समाप्त नहीं होती। शिक्षा को स्तर को सुधारने के लिए बहुत बड़ा कदम जो शासन के द्वारा उठाया गया वो ये है कि जो हमारे सम्मानित शिक्षक हैं उन शिक्षकों को भी निरंतर अपग्रेड करने का, उनके स्किल्स को बढ़ाने के लिए भी स्टेट रिसोर्स ग्रुप्स बनाए गए। बीआरसी के लेवल पे हम लोगों ने इस प्रकार के रिसोर्स पर्सन्स बनाए गए जो नियमित रूप से शिक्षण इक्विपमेंट्स को बनवाते हैं, नए नए मॉडल्स बनवाते हैं। और इसका परिणाम ये है कि मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि हमारे मंडल में एक श्री मोहन लाल सुमन हैं, जिनके द्वारा AI सुमन बनाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉडल बनाया गया, उसका नाम रखा AI सुमन, और उसको राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कृत किया गया। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में इस प्रकार का मॉडल पहली बार बना था, जो मैं आपके मंच के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं को बच्चों का विकास केवल शिक्षा से ही नहीं हो सकता, उनके लिए खेल कूद भी अनिवार्य है। और मुझे हर्ष है कि जिला ललितपुर में जो हमारे मंडल का एक ज़िला है, वहाँ पर तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा एक दिन में 101 खेल के मैदानों को समर्पित किया गया था और इससे भी एक पूरा का पूरा माहौल बन रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो हम स्टेप्स उठा रहे हैं, जिसमें PM श्री विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलते हैं, हमारे यहाँ पे अटल आवासीय विद्यालय चलता है। इसी प्रकार से इस समय हमारे पूरे मंडल में लगभग 6 मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें विश्व स्तरीय शिक्षा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि पूरे मंडल में शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा कार्य हो रहा है। हमारे शिक्षकों का पूरा सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, हमारे पेरेंट्स का हमें पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो शिक्षा का माहौल इस मंडल में है वो आदर्श है और हम अपने बच्चों की और अच्छी परफॉर्मेंस करवा पाएंगे। सर, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश के लिए। झांसी मंडल एक अहम मंडल है। अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कभी पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र है वो माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। GDP की बात करें तो 8वें पायदान पर है। ये जो रिवर्स चीज़ें हैं ये आखिर संभव किस तरीके से हुई? आखिर किन योजनाओं ने इस मुकाम तक पहुंचाया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक उत्तर प्रदेश, यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तो पूरा उत्तर प्रदेश उनका परिवार है, लेकिन उनकी विशेष चिंता बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए रहती है। और इसमें जिस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर उद्योग धंधों के प्रति एक माहौल बनाया जा रहा है, उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बड़ा श्रेय मैं देता हूँ वो माननीय मुख्यमंत्री जी के उस संकल्प को देता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हम भय मुक्त समाज बनाएंगे। किसी भी प्रकार का विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम एक भय मुक्त समाज बनाएं, जहाँ पर प्रत्येक उद्योगपति, प्रत्येक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और वो ये समझे कि यदि हम उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का निवेश करेंगे
तो हमारा निवेश सुरक्षित है, हमारी योजनाओं में, हमारी नीतियों में एक समानता है, एक रूपता है, और बिना किसी भेदभाव के हम अपनी परियोजनाओं का, निवेशों की संरक्षा करेंगे। और ये जो सबका भरोसा सरकार के इनिशिएटिव्स पर लिया गया, मुझे हर्ष है आपको ये बताते हुए कि पूरे मंडल में हमारे पास जो ग्रॉस डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन का आंकड़ा है, उसके मुताबिक झांसी का जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है उसमें करीब 11.6% की वृद्धि हुई है। हमारे जालौन में 6.4% की वृद्धि प्रति व्यक्ति औसत आय की मैं बात कर रहा हूँ, और ललितपुर में लगभग 4.8% की वृद्धि हुई। किसी भी जगह का विकास का एक बहुत बड़ा पैमाना होता है कि क्या वहाँ पर अल्प बचत भी हो रही है, अगर लोगों की आय बढ़ेगी तो क्या बचत भी बढ़ रही है। तो मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि पूरे प्रदेश में अल्प बचत के क्षेत्र में झांसी मंडल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और हम लोग, जब हमने गत वर्ष हमारे नागरिकों ने 924 करोड़ रुपए की बचत करी थी, वही आंकड़ा इस बार बढ़ करके 10,073 करोड़ रुपया हुआ है, जो इस बात का परिचायक है कि शासन की जो नीतियां यहाँ संचालित की जा रही हैं उनका प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। मुझे हर्ष है कि हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेक्टर में, हॉस्पिटल्स के अंदर भी हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स के करीब 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, और 2.18 एकड़ के अंदर हॉस्पिटल्स, मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम्स, इस प्रकार का विकास यहाँ पर पूरा का पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल सर, लगातार आप विकास कार्यों के बारे में बता रहे हैं। झांसी तो अच्छा कर रही है इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, लेकिन अभी ललितपुर और जालौन, मुझे लगता है कि थोड़ा वहाँ पर काम किया जाना ज़रूरी है, तो उसका जो विकास है वो भी रफ्तार पकड़े इन दो ज़िलों का, उसके लिए क्या किया जा रहा है, क्या प्लानिंग है सर? नहीं, देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज बुंदेलखंड का कोई भी क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास से अछूता नहीं है। ये परिकल्पना कि ललितपुर कुछ पिछड़ा हुआ है, अब ये बात ऑब्सलीट हो गई। मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क ललितपुर में सृजित किया जा रहा है, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ललितपुर में दौरा हुआ था, और उन्होंने वहाँ पर कहा कि हम लोग आयुष की कंपनियों को भी ज़मीन का आवंटन करेंगे। तो ये फार्मा पार्क एलोपैथी और आयुष का एक संगम बन करके उभरेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोलर पावर इन्वेस्टमेंट के अंदर ललितपुर एक बहुत बड़े क्षेत्र के रूप में उपलब्ध हुआ है, और यहाँ पर लगभग 6 बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें लगभग 70 मेगावाट सोलर पावर जनरेट होगी। इसके अलावा ये बताते हुए मुझे हर्ष है आपके मंच से कि ललितपुर में माइनिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। सर, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, अवैध खनन को लेकर सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन मैं आपको पहले ललितपुर और जालौन की विकास गाथा बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बताएं। तो हमने वहाँ पे खनन के क्षेत्र में लौह अयस्क प्राप्त किया, गोल्ड और प्लेटिनम की माइंस को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, और ये बताते हुए मुझे हर्ष है कि इन खनन के मामलों में प्रथम चरण में हम लोगों ने उनके प्लेटफॉर्म्स का ऑक्शन किया है, और उस ऑक्शन से लगभग 85 करोड़ रुपए की हम लोगों को आय भी प्राप्त हुई है। एक बात मैं आपके मंच के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि गौशालाओं के सृजन में और गौशालाओं के रखरखाव में ललितपुर ने एक ऐसा कदम उठाया जो मुझे लगता है कि अपने आप में नवाचार की एक मिसाल है। ललितपुर में जिलाधिकारी के इनिशिएटिव पर हम लोगों ने गौशाला में उपलब्ध गोबर को प्रयोग करके हमने उसको कार्बन के रूप में कन्वर्ट किया है, और वो कार्बन कन्वर्टेड गोबर के जो पैलेट्स बने हैं उनको मृदा में डालने से न केवल हम ज़मीन की उत्पादकता को बढ़ाएंगे, उसके कार्बन कंटेंट को वृद्धि करेंगे। इसके अलावा जो बड़ी बात ये है कि उस गौशाला से बना हुआ वो उत्पाद आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, और ये एक्सपोर्ट गौशालाओं में हमारे उपलब्ध गोबर को एक नया बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोवाइड करेगा। ये नवाचार वो हुआ। मूंग के अंदर हम लोगों ने बहुत ही ड्रास्टिक उपलब्धि, सब 2020 में जब मूंग का उत्पादन बहुत ही मिनिस्क्यूल था, आज हम लोगों ने उस समय 2020 में 136 हेक्टेयर में मूंग हुआ करती थी, आज वो आंकड़ा बढ़ करके 44,681 हेक्टेयर हो गया। जब फसलें उत्पादन हुई
तो खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट्स भी वहाँ पर बढ़ी हैं। आज हमारे पास अनेक निवेश के प्रपोजल्स हैं जो जालौन में उत्पादित मटर को आज पूरे देश के अंदर प्रोसेस करके बेचा जा रहा है। सोलर पावर के अंदर लगभग हमारी 6 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें जालौन में पूरे बुंदेलखंड का सर्वाधिक सोलर उत्पादन होगा। 450 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट्स भी वहाँ जालौन में लगे। पूरा का पूरा बुंदेलखंड बदल रहा है, मैं ये बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। सर, अवैध खनन जो है एक बड़ी समस्या है इन तीनों जिलों को लेकर, क्योंकि और अवैध खनन की जब बात करें तो ये सिर्फ पर्यावरण को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि राज्य के खजाने पर भी अपना असर डालता है। इसको लेकर क्या किया जा रहा है? देखिए, अवैध खनन अपने आप में एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को अस्थायी रूप से हल निकालने के लिए कि जाकर के धरपकड़ की जाए, ये इसका सॉल्यूशन नहीं। इसके लिए हमने अपने पूरे मंडल में एक कार्य योजना बनाई। हमने आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पर खनन हो रहा है, उस खनन के परिवहन में लगे हुए वाहन किन नेशनल रूट्स को लेते हैं, किन हमारी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को प्रयोग करते हैं, जिस मार्ग से वो निकलते हैं वहाँ पर हम लोगों ने खनन चौकियों की स्थापना करी है। और जब शासन से निर्देश प्राप्त हुए तो जो टास्क फोर्स गठित है, जिसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, खनन विभाग के अधिकारी हैं, उन सभी टास्क फोर्स के अधिकारियों को हमने उन्हीं चौकियों पर बैठाया और निकलने वाले ऐसे सभी वाहन और ऐसे सभी डंपर्स जिसमें किसी भी प्रकार का उनकी नंबर प्लेट का इशू था, उनके किसी भी प्रकार से ओवरलोडिंग का इशू था। ओवरलोडिंग के लिए हमने एक और एफर्ट किया, जिसमें हम लोगों ने अपने टोल प्लाजाज जो लगे हैं उनसे भी हम लोग सूचना प्राप्त करते हैं और उस सूचना को प्राप्ति के आधार पर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और मेरे को ये बताते हुए हर्ष है कि जब हमने मार्च और अप्रैल के अंदर ये विशेष अभियान चलाया तो लगभग 2400 चालान हमने इस प्रकार के अवैध खनन में लगे हुए परिवहन के लोगों के किए और उनसे 8 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। इसके अलावा लगभग 750 वाहनों को हमने सीज किया। और अब जो यहाँ पर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग्स होती है, जिसकी अध्यक्षता मैं ही स्वयं करता हूँ, अब हमने यह भी निर्णय लिया है कि यदि कोई भी वाहन 3 बार से अधिक अवैध परिवहन में पाया जाएगा या इस प्रकार के ओवरलोडिंग के वायलेशंस करेगा तो हम उसके परमिट को निरस्त करेंगे और ऐसे वाहन को सीज करके हमेशा के लिए स्क्रैप कर देंगे। बिल्कुल। सर, अगर झांसी की बात की जाए तो यहाँ ठीक ठाक बारिश हो जाती है, लेकिन पथरीले चट्टानों की वजह से और असामान्य मॉनसून की वजह से 85% जो पानी है लगभग वो बह जाता है। तो जल संचयन, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी अलग अलग मंचों से बात करते हैं, उसको लेकर झांसी मंडल में क्या किया जा रहा है? देखिए, जल संरक्षण तो बुंदेलखंड के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस जल संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश शासन की भी नियमित रूप से चिंता रहती है और हम लोग जब स्थानीय प्रशासन चलाते हैं तो भी हम उसके प्रति पूर्णतः संवेदनशील हैं। मैं आपको सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं, जिसमें, और बड़े हर्ष की बात है कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने जो रिपोर्ट शेयर करी थी हमसे, उसमें 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं। प्री मॉनसून हमारा वाटर टेबल कैसा है और पोस्ट मॉनसून हमारा वाटर टेबल कैसा है। तो मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक झांसी में ग्राउंड वाटर लेवल 1.02 मीटर्स बढ़ा है, जालौन में ये 1.21 मीटर्स के करीब वृद्धि हुई है और ललितपुर में ये 0.47 मीटर्स बढ़ा। अब आप पूछेंगे कि आप कह रहे हैं वाटर टेबल बढ़ गया, लेकिन इसके पीछे उत्तर प्रदेश शासन की पूरी वो नीतियां हैं जो जल संरक्षण के लिए हम लोगों को मार्गदर्शन देती हैं कि हम कैसे जल संरक्षण करें। उसके लिए जो प्रयास किए गए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे मंडल में झांसी जिले में इक्रीसैट एक भारत सरकार की बड़ी संस्था है, उसके द्वारा ग्राम बडोखर में सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से चेक डैम्स को चिन्हित किया गया और वहाँ पर एक जो बुंदेलखंड की प्राचीन परंपरा थी, हवेली स्ट्रक्चर कहते हैं उसको, जिसमें जल संरक्षण के लिए स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, उसमें उस योजना में उन्होंने लगभग 44 ग्रामों को सम्मिलित किया था और उन 44 ग्रामों में हम लोगों ने 28,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित जल उपलब्ध कराने का प्रयास किया। इसके अलावा जो हमारा
अन्य तरीके हैं जिसके हिसाब से हमने खेत तालाब योजना के तहत हम लोगों ने किया। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया, लगभग 88 तालाबों का, जिससे लगभग 79.20 लाख घन मीटर पानी हम लोगों ने संरक्षित किया और रिचार्ज के लिए लगभग 20 लाख घन मीटर पानी उपलब्ध हुआ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जल तारा के निर्माण कराया जा रहा है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अब जो सरकार की नीति है उसमें यदि कोई भी शहरी क्षेत्र में 300 मीटर से अधिक का नक्शा पास होगा तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूरी है और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जो रिचार्ज होगा उससे इस प्रकार का वाटर टेबल हमारा बढ़ता है। आज की डेट में ICRISAT हमारे वाटर शेड्स को चिन्हित कर रहा है और लगभग उन्होंने 30 वाटर शेड्स हमारे और चिन्हित किए हैं जिनको हम लोग अपने विभागीय बजट से बना करके उनमें भी पानी के संरक्षण का कार्य हम लोग करेंगे। पानी के प्रति हमारी संवेदनशीलता से ये जो जल संरक्षण का कार्य है वो इस पूरे क्षेत्र में हम बहुत भली भांति कर पा रहे हैं। सर, एक और बड़ी समस्या है झांसी की जाम को लेकर और इस समस्या के निस्तारण के लिए आप खुद सड़क पर उतरे हैं। क्या अब इस समस्या से निजात पाई जा चुकी है या फिर कहां तक पहुंच पाए हैं? देखिए, जाम शहरी विस्तारीकरण का एक आउटकम है, एक बाई प्रोडक्ट है, लेकिन उसका हल निकालना भी नीतिकारों का एक चैलेंज है। इसके लिए हम लोगों ने कोई हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ नहीं किया। जब झांसी की जाम की समस्या हमारे संज्ञान में आई तो हमने भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा एम्पैनल्ड एक एजेंसी जिसका कार्यालय लखनऊ में है, हमने उसको हायर किया और पूरे झांसी के ट्रैफिक को हमने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद हमने इसकी सैटेलाइट इमेजिंग करी, हर सड़क के ऊपर हमने ट्रैफिक लोड का आकलन किया और उसकी पूरी साइंटिफिक स्टडी करने के बाद हमने एक कार्य योजना बनाई जिसमें हमने रोड री-इंजीनियरिंग को भी स्टडी किया, रोड वाइडनिंग को भी हमने प्राथमिकता दी। इसके अलावा जो हमारे एग्जिस्टिंग चौराहे हैं उन चौराहों को भी रीडिज़ाइन करने का एक मॉडल उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया और हमने शहर का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वो प्रेजेंटेशन कराया और जब हमारी आम सहमति बनी कि इन चौराहों को हमें इस प्रकार से रीडिज़ाइन कर देना चाहिए जैसा बताया गया है, तब हमने, आज आप जब झांसी में जाती हैं तो आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के बैरियर्स लगे हुए। वो बैरियर्स उस ट्रायल का हिस्सा हैं। जब हमारा ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएगा तब हम उन चौराहों को पूरा रीस्ट्रक्चर करेंगे। लेकिन जो मुझे जनरल फीडबैक आया है उसके हिसाब से झांसी के जाम को बहुत हद तक हम लोग सॉल्व करने में सफल हुए हैं और अब जो हमने टेम्परेरी बना रखा है उसको हम परमानेंट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, अगर झांसी की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें तो जो जलवायु है मोटे अनाज के लिए बिल्कुल मुफीद है और श्री अन्न को लेकर PM और CM भी अलग अलग मंचों से बात करते हैं, तो यहाँ पर इसे किस तरीके से झांसी को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए या फिर इसे बढ़ावा देने के लिए क्या काम किया जा रहा है? देखिए, श्री अन्न का उत्पादन तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश का एक महाअभियान है और इसमें बुंदेलखंड की बहुत महती भूमिका हो सकती है क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ की जलवायु और यहाँ की मिट्टी श्री अन्न के लिए बहुत मुफीद है। इसके लिए जो हम लोगों ने प्रयास किए, इसमें किसानों की हम लोगों ने कार्यशालाएं आयोजित करी। श्री अन्न के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने रोड शोज़ आयोजित किए और मुझे लगता है कि जो प्रयास, जो जन जागरूकता का अभियान हम लोगों ने चलाया, उसका नतीजा ये हुआ कि जहां 2021 में लगभग 44,000 मीट्रिक टन श्री अन्न का उत्पादन हुआ करता था, आज वो उत्पादन लगभग 87,300 मीट्रिक टन, लगभग 97% का राइज हम लोगों ने इस क्षेत्र में मिलेट के उत्पादन में किया है। और ये भी हर्ष है मुझे बताते हुए कि आप जब झांसी की मुख्य सड़क पर निकलेंगे तो हमने कृषि विभाग के दफ्तर में एक मिलेट कैफ़े भी स्थापित किया है और शाम को जब आप उधर से निकलें तो जिस प्रकार की भीड़ वहाँ पर नागरिकों की है वो बताती है कि मिलेट के बारे में जागरूकता फैलाने में हमारा अभियान कामयाब हुआ है। बिल्कुल सर। सर, अगर बात किया जाए जैविक खेती की, अभी जिस तरीके से आप बता रहे थे कि किसानों को लेकर काम किया जा रहा है, खाद की व्यवस्था को लेकर, लेकिन जैविक खेती पर इस समय जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जैविक खेती को लेकर इस मंडल में किस तरीके के काम किए जा रहे हैं? देखिए, जैविक खेती तो आज के समय का मांग है और किसान अपने खेतों में अंधाधुंध खाद का प्रयोग ना करे
इसके लिए हमने एक अभिनव प्रयोग इस मंडल में किया था। और हमने क्या किया कि आज उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा मृदा परीक्षण लैब्स चलाई जाती हैं। उन मृदा परीक्षण लैब्स का जो डेटा मेरे पास पिछले 5 साल का इकट्ठा था, हमने उसका साइंटिफिक एनालिसिस किया। उस साइंटिफिक एनालिसिस करने के बाद हमने ये पाया कि हमारे किस ब्लॉक के किन गांवों में किस प्रकार की भूमि में कमी है, और उसका हमने पूरा नक्शा बनाया। और उस नक्शे को हमने हर खाद की दुकान पर भी उपलब्ध कराया, ताकि किसान जब खाद खरीदने जाए तो उस नक्शे को देखे कि मेरे खेत में किस प्रकार के लवणों की कमी है। और इसके माध्यम से जैविक खाद खेती को प्रोत्साहित करने का ये एक परोक्ष तरीका था। लेकिन जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे मंडल के लगभग 23 ब्लॉक्स में हमने 240 से अधिक क्लस्टर्स बनाए हैं, और उसके अंदर हम लोग करीब 11,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस समय जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें हमारे लगभग 12,000 किसानों ने अपनी सहभागिता अंकित करी है। तो जैविक खेती के लिए हम लोगों ने ऐसे जागरूकता अभियान भी चलाए, जहां हमने 2 खेत अगल बगल, ये बरुआ सागर में एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैं स्वयं भी गया था, जहां पर एक किसान ने एक खेत के अंदर रासायनिक खाद का प्रयोग किया और दूसरी तरफ उसने जैविक खाद का प्रयोग किया, और दोनों की फसलों का जो डिफरेंस था वो हमने किसानों को कार्यशाला के माध्यम से वहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में दिखाया। इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जागरूकता अभियान के तहत जैविक खेती को हम प्रोत्साहित करें। अगर आपको लग रहा है कि काम वास्तव में हो रहा है तो ताली जरूर बजाइए। सर, आपका जो मंडल है वो कृषि प्रधान है, यानी कि जो इकोनॉमी है वो कृषि बेस्ड है, लेकिन इंडस्ट्रीज का आना भी ज़रूरी है। जिस तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसका भी मैं और आप जिक्र भी कर रहे थे, और जब इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो खेती के लिए जो ज़मीन है वो कम होगी। सर, अब इसमें सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं विकास के लिए? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब औद्योगिक विकास होगा तो संभवतः ज़मीन तो वहीं रहेगी जहाँ पर खेती होती है, लेकिन खेती की ज़मीन को कमी हो जाएगी बुंदेलखंड क्षेत्र में। मैं इस तर्क से सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो उत्तर प्रदेश शासन की नीतियाँ हैं और जिस प्रकार से क्षेत्र में क्रियान्वयन उनका किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने लगभग 1,10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करके उसको खेती योग्य बनाया है। 1,10,000 हेक्टेयर भूमि अभी उद्योग के लिए इस्तेमाल नहीं हुई है, और ये परिणाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में हमने नहरों का विस्तार किया, हमने नलकूपों का निर्माण किया, हमने चेक डैम्स बनाए, हमने खेत तालाब योजना के अंतर्गत तालाब बनाए, हमने खेतों में हमारी जो पुरानी तालाब थे, हमारी जो बावड़ियाँ थीं, उनका पुनरुद्धार किया, माइक्रो इरिगेशन प्लांट्स बनाए, स्प्रिंकलर इरिगेशन के सिस्टम्स बनाए। तो 2 सोच चल रही हैं। एक सोच तो ये है कि हम जल का संरक्षण करें, दूसरा ये है कि हम जल का ऑप्टिमम यूज़ करें और अधिक से अधिक ज़मीन जो हमारी जहाँ पर खेती नहीं हो रही थी उसको भी खेती योग्य बनाएं। तो औद्योगिक विकास भी होगा और खेती भी फलेगी फूलेगी, तभी मुझे लगता है कि बुंदेलखंड का पूरा समग्र विकास होगा। विमल कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच, सो ग्रेटफुल, थैंक यू।